8 जनवरी 2024 हाईवे एक्सप्रेस पर जाते हुए टैक्सी ड्राइवर रे जॉन डिसूजा को एक फ़ोन कॉल आती है। फ़ोन बंद करने के बाद रे जॉन डिसूजा ने सूचना सेठ को चकमा दिया और गाड़ी बेंगलोर के रास्ते से हटाकर आई मंगला पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा दी और कुछ ही देर में वो गाड़ी आई मंगला पुलिस स्टेशन के अंदर पार्क थी। फिर वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर गया। उसकी फ़ोन कॉल कंटिन्यूसली चल रही थी। थाने में मौजूद पुलिस एहलकार ने कॉल सुनी और आखिरकार सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने लगा। तभी उनको सूचना सेठ के कपड़ों के भरे बैग में से एक 4 साला बच्चे की लाश मिली, जिसे देखकर सूचना ने फ़कत इतना कहा, ही इज़ माई सन। एक माँ और एक बच्चे का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है और बहुत ही मजबूत भी होता है। एक माँ अपने बच्चे की खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे पर एक आंच भी नहीं आने देती। दुनिया के हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकता है, मगर एक माँ और एक बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके बीच प्यार कभी कम नहीं होता। मगर यहाँ तो एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने 4 साल के मासूम बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। एक बेरहम कातिल, सूचना सेठ। ये सब कैसे और क्यों हुआ? क्या एक माँ अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा भी कर सकती? आपके दिमागों में उठते हुए ऐसे कई एक सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे आज के सूचना सेठ केस की इस वीडियो में। सूचना सेठ कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। वो बचपन ही से बहुत स्मार्ट थी। उसने फिज़िक्स में मास्टर्स कर रखा था। इसके साथ इसे संस्कृत ज़बान पर भी खासा अबूर हासिल था। डेटा साइंस एंड एआई की भी माहिर थी और तो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2 सालों तक फेलोशिप भी कर रखी थी। सूचना को एआई की फील्ड ज्वाइन किए 12 साल पूरे हो चुके थे। इसी जॉब के दौरान उसकी मुलाकात वेंकट रमन से हुई, जो कि केरला का रहने वाला था। वो भी सूचना की तरह बेहद इंटेलिजेंट था। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदलने लगी और फिर साल 2010 में इन दोनों ने शादी कर ली। ज़ाहिरी तौर पर ये एक बड़ा परफेक्ट कपल था। शादी के बाद उन्होंने अपना खुद का एआई से रिलेटेड बिजनेस भी शुरू किया, जिसका नाम रखा माइंडफुल एआई लैब। ये काम बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक एक रोज़ वेंकट ने कंपनी छोड़कर जॉब करने का फैसला किया और फिर वो एक कंपनी में बतौर एआई डेवलपर काम करने लगा। यहाँ वो खुद के बिजनेस से भी ज़्यादा कमाने लगा था। शादी के 9 साल बाद इनके यहाँ पहला बच्चा हुआ, जिसका नाम रखा गया चिनॉय। आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, मगर यहाँ तो सब उलट हो रहा था। चिनॉय की पैदाइश के बाद दोनों में कशीदगियाँ बढ़ने लगी और फिर अगस्त 2020 में झगड़े इस कदर बढ़ गए कि दोनों अलग अलग रहने लगे। और फिर इस जलती पर तेल का काम किया कोरोना वायरस के सबब हुए लॉकडाउन ने। दरअसल उस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही थी। लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। सूचना और वेंकट भी घर में कैद थे, मगर अलग अलग, और ये दूरी ही इनके दरमियान फासलों को और भी बढ़ाने लगी। इस दौरान सूचना ने वेंकट से डिवोर्स लेने का फैसला किया। सूचना ने कोर्ट में कुछ ऐसे एविडेंस रखे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सूचना के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और उसी की बुनियाद पर कोर्ट ने वेंकट को सूचना और चिनॉय, जो कि इन दोनों का बच्चा था, उससे दूर रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सूचना ने डिवोर्स के साथ साथ एक भारी रकम एलुमिनी की भी डिमांड कर दी, मगर कोर्ट ने 25,000 पर मंथ की एलुमिनी अप्रूव की। अब वेंकट अपने बीवी और बच्चों से दूर रहकर सूचना को 25,000 रुपये महीना अदा कर रहा था। यह सिलसिला 3 से 4 माह तक मुसलसल चलता रहा। वो अपने बेटे के साथ रहना चाहता था, लिहाजा उसने कोर्ट में अपील दायर की कि वो अपने बच्चे से मुलाकात करने के लिए परमिशन चाहता है। तो कोर्ट ने वेंकट को हफ्ते में 1 बार अपने बेटे से मिलना अलाउ कर दिया, क्योंकि वो उसका बाप था। वो बहुत खुश था, मगर सूचना को ये कबूल नहीं था। उसने कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की, मगर कोर्ट ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि आप एक बाप को उसके बेटे से मिलने से नहीं रोक सकते, और यही सच है और ये उसका हक भी है। अब वो दिन आ पहुंचा। वेंकट बेहद खुश था, क्योंकि वो बहुत महीनों के बाद अपने इकलौते बेटे से मिलने वाला था। उसने अपने वकील को लिया और सूचना के घर जा पहुंचा, मगर सूचना ने कुछ बहाना करके उसको चिनॉय से नहीं मिलने दिया।
वेंकट ने इसे नॉर्मल लिया और इंतज़ार कर करके वापस चला गया। अगले हफ्ते फिर से वो आया। सूचना ने फिर से एक नया बहाना गढ़ा और वेंकट को उसके बेटे से फिर नहीं मिलने दिया। इस तरह बहाने करते करते उसने 4 हफ्ते गुजार दिए। अब की बार वेंकट ने सूचना को वार्न किया कि अगर अगले हफ्ते उसकी मुलाकात उसके बेटे से ना हुई तो वो अदालत का रुख करेगा। अब की बार सूचना कदरे घबरा गई। अब उसने बनाया एक घिनौना प्लान और अगले हफ्ते ठीक मुलाकात से एक दिन पहले सोल बैनियन ग्रैंड इन होटल का रूम नंबर 404 उसने 6 जनवरी 2024 को बुक किया, 10 जनवरी 2024 तक के लिए, और अपने बेटे चिनॉय को लेके नॉर्थ गोवा चली गई। जब वेंकट सूचना के घर पहुंचा तो वहां ताला था। वो बार बार सूचना को कॉल करने लगा। तब सूचना ने उसकी एक भी कॉल अटेंड नहीं की, मगर उसे एक मैसेज लिखा कि तुम संडे वाले दिन अपने बेटे से मिल सकते हो। फिर 6 और 7 जनवरी को अपने बेटे को लेकर गोवा के तफरीही मुकामात पर घूमती रही। और फिर अचानक से 7 जनवरी 2024 को सूचना ने होटल डेस्क पर कॉल की कि उसे किसी ज़रूरी काम से वापस बेंगलोर निकलना है, इसलिए वो अपना स्टे कंटिन्यू नहीं कर सकती। लिहाजा वो उसे बेंगलोर तक एक कैब बुक कर दे। रिसेप्शनिस्ट ने सूचना को फ़्लाइट से जाने की सलाह दी क्योंकि बेंगलोर यहाँ से ठीक ठाक दूरी पर था, मगर वो कैब पर ही इसरार करती रही। फिर आखिर होटल वालों ने अपने एक रेगुलर टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम रे जॉन डिसूजा था उसे कॉल की और उसने 30,000 रुपये के एवज राइड एक्सेप्ट की। ये रकम तकरीबन डबल थी, मगर सूचना ने कहा कि वो पैसे की फ़िक्र मत करें। होटल वालों को सूचना का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनके पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं थी। वो कहते हैं ना, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। लिहाजा रात 12:30 पर रे जॉन डिसूजा होटल पहुंचा और सूचना को लेकर बेंगलोर की जानिब रवाना हो गया। रे जॉन डिसूजा ने सूचना से बात करने की कोशिश की, मगर सूचना ने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया। लिहाजा अब ये दोनों चुपचाप सफ़र करने लगे। कुछ देर के बाद गाड़ी कर्नाटका के बॉर्डर तक पहुंची। वहाँ एक ट्रक के एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक जैम था। पता करने पर मालूम हुआ कि ये ट्रैफिक करीब 5 से 6 घंटे तक जैम रह सकता है। लिहाजा रे जॉन डिसूजा ने सूचना से कहा कि अगर आप जल्दी पहुंचना चाहती हैं तो मैं आपको करीबी एयरपोर्ट छोड़ देता हूं, मगर सूचना ने साफ इनकार कर दिया और फिर ट्रैफिक करीब 4 घंटों तक जाम रहा। अब 8 जनवरी सुबह के 6 बज चुके थे। दूसरी तरफ सोल बैनियन ग्रैंड इन होटल के रूम सर्विस ने रूम नंबर 404 को साफ़ सफाई के लिए खोला तो उन्हें बेड और टावल पर खून के धब्बे मिले। उन्होंने होटल मैनेजर से बात की और फिर होटल के मैनेजर ने फौरी तौर पर गोवा पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। इतने में होटल रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जब सूचना ने चेक इन किया था तो उनके साथ एक बच्चा था जो कि चेकआउट के टाइम पर नहीं था। पुलिस ने फ़ौरन रे जॉन डिसूजा को कॉल की और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई सूचना नामी पैसेंजर मौजूद है। रे जॉन डिसूजा ने कहा कि हाँ। अब उन्होंने कहा एक बच्चा मिस है, इसके मुतालिक बात करनी है। लिहाजा रे जॉन डिसूजा के नंबर से पुलिस ने सूचना से बात की और सूचना ने बड़ी चालाकी से पुलिस को गुमराह कर दिया। उसने एक फ़र्ज़ी एड्रेस लिखवाया और कहा कि मेरा बच्चा मेरी बहन के पास है, इस एड्रेस पर मौजूद है। उसे लगा कि बात ख़त्म, लेकिन पुलिस ने इस एड्रेस पर जाकर चेक किया तो वहाँ कोई था ही नहीं। अब पुलिस ने दोबारा से रे जॉन डिसूजा को कॉल लगाई और उसे खामोश रहने का कहा। फिर उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि सूचना को बिल्कुल भी पता न चले और इसे फिलफौर किसी करीबी पुलिस स्टेशन में ले जाओ। रे जॉन डिसूजा ने फ़ोन बंद किया और फिर चुपचाप गूगल पर करीबी पुलिस स्टेशन ढूंढने लगा। सबसे करीबी पुलिस स्टेशन 150 किलोमीटर की दूरी पर था। डिसूजा कदरे कंफ्यूज था क्योंकि वो सूचना को बहला फुसलाकर 150 किलोमीटर गलत सिमत में नहीं ले जा सकता था, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और करीब ही एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि आप भी फ्रेश हो जाएं और मुझे भी चाय की तलब हो रही है। फिर उसने चुपके से जाकर लोगों से पूछताछ शुरू की। जब ही उसे मालूम हुआ कि यहाँ नज़दीक ही एक और बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है आई मंगला पुलिस स्टेशन। चाय पी लेने के बाद उसने गाड़ी फिर से हाईवे पर डाल दी और फिर सूचना को चकमा देकर गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ सीधा आई मंगला पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया। इस दौरान डिसूजा ने कॉल मिला रखी थी। इसके बाद के हालात तो आप सबको मालूम ही हैं। अब पुलिस सूचना को पुलिस स्टेशन के अंदर ले गई।
लेकिन उसने इस जुर्म का इतराफ़ करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो 6 जनवरी की रात सोई और जब 7 जनवरी की रात सुबह सो के उठी तो उसका बेटा मरा हुआ था। उसे किसने मारा, उसे क्यों मारा, वो तो बिल्कुल नहीं जानती। वो तो बस अपने बेटे की लाश को साथ लेके जा रही थी क्योंकि वो हमेशा इस लाश को अपने पास रखने वाली थी। अब ब्लड का DNA किया गया क्योंकि बच्चे को कहीं भी चोट का निशान नहीं था। तब पता चला कि ब्लड सूचना का ही था। दरअसल सूचना को माहवारी आई थी और शायद कुदरत की तरफ से ये एक मदद थी, एक मासूम बच्चे के कातिल को रंगे हाथों पकड़ने की मदद। फिर पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उस बच्चे की मौत गला घोटने से हुई है और गला दबाने से पहले बच्चे को भारी मिकदार में कफ सिरप पिलाया गया था ताकि गला दबाते वक्त वो बिल्कुल भी मज़ाहमत ना करे। मगर अभी भी सूचना का बयान यही था कि उसने अपने बच्चे को नहीं मारा है। लेकिन होटल की CCTV फुटेज से एक बात ये भी सामने आई कि सूचना के स्टे के दौरान कोई भी शख्स सूचना के रूम में नहीं गया था और ना ही वहाँ से बाहर निकला था। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि कातिल सूचना सेठ ही है। तमाम एविडेंस सूचना के ख़िलाफ़ थे। अब आखिर सवाल ये था कि सूचना ने अपने बेटे को क्यों मारा। पुलिस ने इसके सामान की एक बार फिर से जांच शुरू की तो सूचना के हाथ से लिखी हुई एक तहरीर जो पुलिस के सामने आई उसमें साफ साफ लिखा था, मैं कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हूँ। यानी वो वेंकट और चिनॉय को एक दूसरे से मिलना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यानी कि सूचना एक साइको औरत थी, फ़कत अपने शोहर को हराने और अपनी तस्कीन और अपनी अना के लिए अपने ही मासूम लख्ते जिगर का उसने खून कर दिया था। शायद वो वेंकट से इतनी नफ़रत करती थी कि वो दुनिया से हर उस चीज़ को मिटा देना चाहती थी जो वेंकट को खुशी दे, यहाँ तक कि उसका अपना लख्ते जिगर भी। अभी फ़िलहाल तो सूचना पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अदालत का फ़ैसला होना अभी बाकी है। आई होप कि ऐसी दरिंदा सिफ्त शैतान औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा केस यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले केस तक इजाज़त दीजिए अपने हाफिज़ मोहम्मद सलीम खान।